Okay, good afternoon. Let's continue with the class. Last we were on networking and internet unit 2, and we have discussed about networking, types of networking, protocols, then topologies, right? And certain more important terms related to internet and networks. So first of all, let me move on to the book. The topic that we are going to do today is domain names, right? I'll start with the identification of computers. We have already done this a bit, so but let me start it again. Identification of computers. Now, in a network में क्या होता है कि बहुत सारे devices, computers आपस में connected हैं, right? Now, what happens if one computer sends a message to other computers? Now, that message must know that to which device it has to go. ठीक है ना? तो अगर कंप्यूटर ए कंप्यूटर डी के लिए मैसेज भेज रहा है, कंप्यूटर ए का जो मैसेज है, that message must have the address of computer D. Only then that message can go. Now, how this addressing is done, right? Now we have two categories of addresses. One is MAC address, second is IP address. MAC address are the addresses given to NIC card installed inside a CPU. NIC कार्ड को हम LAN कार्ड भी बोलते हैं, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, राइट? ये नेटवर्क इंटरफेस कार्ड क्या होता है? ये एक डिवाइस है जो CPU में या लैपटॉप के अंदर कनेक्टेड होता है मदरबोर्ड के साथ, और देयर इज वन पोर्ट विच इज अटैच्ड टू द NIC कार्ड, जो आपको CPU के पीछे की तरफ नजर आता है। उस पोर्ट के अंदर हम केबल को कनेक्ट करते हैं, जो भी नेटवर्क केबल है वो उस पोर्ट में जाके कनेक्ट होती है। तो वो पोर्ट जो है वो NIC कार्ड का ही पार्ट है। वो अंदर से NIC कार्ड एक चिप होती है, ग्रीन कलर, तो वो चिप के साथ कनेक्टेड होता है, राइट? सो एवरी दिस सच NIC और LAN कार्ड हैज अ यूनिक एड्रेस। हर NIC कार्ड का अलग अलग एड्रेस होता है, ठीक है? अब ये एड्रेस कैसा होता है? एड्रेस का स्ट्रक्चर है, इसमें 12 डिजिट के हेक्साडेसिमल नंबर्स यूज होते हैं। देयर 12 डिजिट हेक्साडेसिमल नंबर यूज, राइट? दिस इज द फॉर्मेट। दो दो डिजिट्स की, ये एक हेक्साडेसिमल नंबर है MM, अगेन कोलन लगा के एक और हेक्साडेसिमल नंबर होगा, फिर कोलन लगाया, फिर एक और हेक्साडेसिमल, फिर कोलन, एक और, लाइकवाइज 6 डिफरेंट group of numbers, or you can say 12 digit hexadecimal number is used. अब ये कोलन लगा के सेपरेट क्यों किया जाता है? इन प्लेस ऑफ कोलन समटाइम डैश इज आल्सो यूज्ड। जनरली कोलन होता है, ये जो दो डॉट्स हैं, बट समटाइम्स डैश इज आल्सो यूज्ड। नाउ व्हाई वी हैव दीस 6 कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स? 6 में से जो पहले 3 कॉम्बिनेशन है, दैट इंडिकेट्स कि ये जो भी वो NIC कार्ड है वो किस ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया है, मैन्युफैक्चरर्स आईडी। सो दिस MMMMM जो 6 बार लिखा है ना, ये दिस इज द हेक्साडेसिमल नंबर गिवन टू द मैन्युफैक्चरर, द कंपनी हु इज मेकिंग, उसका आईडी नंबर होता है। अगले वाले जो 3 कॉम्बिनेशन हैं SSS वाले, दैट इज द एड्रेस ऑफ द सीरियल नंबर ऑफ द अडेप्टर। सीरियल नंबर ऑफ द अडेप्टर मतलब कि जो ये वो कार्ड है, उस कार्ड का सीरियल नंबर क्या है। तो ये पीछे वाले 2-3 कॉम्बिनेशन जो है हेक्साडेसिमल नंबर के, वो होते हैं कार्ड के नंबर, कार्ड का आईडी नंबर क्या है, और पहले वाले 3 कॉम्बिनेशन जो है वो मैन्युफैक्चरर का आईडी क्या है जिसने वो चिप बनाई, राइट? व्हाई इज दिस सो? भाई ऐसे नंबर फॉर्मेट्स क्यों हैं?
because MAC address is given or is assigned, they are fixed numbers, fixed address, we cannot change the address. और ये कब बनाए जाते हैं, जब ये चिप बनती है मैन्युफैक्चरिंग साइट्स पे, जो ऑर्गेनाइजेशन इसको बना रही है वही बनाते टाइम इसको एक नंबर असाइन कर देती है, ठीक है। एज यू कैन सी देयर इज एन एग्जांपल 00:A0:C9:14 C8 एंड 35। तो ये 6 हेक्साडेसिमल नंबर्स का मैक एड्रेस है। जो पहले 3 है विच इंडिकेट्स द मैन्युफैक्चरर। ये जो कोड है 00A0C9 ये इंटेल कॉरपोरेशन कंपनी का है। ज़्यादातर आपकी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं इंटेल कॉरपोरेशन की चिप्स काफ़ी कॉमन है। लास्ट वाला जो 3 है वो उस पर्टिकुलर एनआईसी कार्ड का है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड का है, जो कार्ड आपके सिस्टम में इंस्टॉल्ड है, ठीक है। तो ये एड्रेस यूज होता है जब नेटवर्क में डेटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करता है। सो बेस्ड ऑन दिस एड्रेस ओनली दैट मैसेज विल अंडरस्टैंड वेयर टू गो, ठीक है। बट दीज numbers, these addresses are permanent in nature, we cannot change them, they are fixed. Sometimes we need to change them also, हमें वो change करने की भी कई बार जरूरत पड़ती है। So for that alternative for that is IP address. IP address is another kind of identifying technique where again every machine in a network is given a unique identifying number जिसको हम IP address बोलते हैं। हर मशीन जो एक नेटवर्क में कनेक्टेड है, हर कंप्यूटर को एक यूनिक आइडेंटिफाइंग नंबर दिया जाता है। यूनिक मीन्स इट इज डिफरेंट फॉर ऑल, राइट। तो दैट नंबर इज कॉल्ड एज IP एड्रेस। ये 4 बिट्स का है, ठीक है। मैक एड्रेस जो था वो आपका 12 डिजिट हेक्साडेसिमल नंबर था। ये 4 बाइट्स का एड्रेस होता है और दे आर बेसिकली 4 ग्रुप ऑफ नंबर्स सेपरेटेड बाय डॉट्स। ये एग्जांपल देख सकते हो 59.177.134.72। तो 4 अलग अलग नंबर्स सेपरेटेड बाय डॉट्स। ये जो नंबर्स हैं इनकी रेंज होती है 0 से लेके 255 तक, इससे बड़ा नंबर नहीं लेते, ठीक है। राइट। On a network, the IP address of a machine and not the MAC address the NIC is used to identify it. नेटवर्क में IP एड्रेस मशीन के यूज होते हैं कम्युनिकेशन में, आइडेंटिफिकेशन में, राइट। MAC address is not used, right? IP protocol identifies a machine with the IP address. So simple terms में हम याद रखते हैं, नेटवर्क में जब भी कम्युनिकेशन होगा वो IP एड्रेस के थ्रू होता है, MAC एड्रेस के थ्रू नहीं होता इन जनरल, ठीक है। और मोर ओवर व्हेनेवर वी आर कम्युनिकेटिंग थ्रू इंटरनेट, इंटरनेट के थ्रू कम्युनिकेशन है तो हमेशा IP एड्रेस यूज होता है, ठीक है। अब फिर MAC एड्रेस का क्या यूज है? MAC address is only used when a specific machine is to be targeted. अगर आपको आपके कंप्यूटर को एक स्पेसिफिक मशीन को ही मैसेज भेजना है, in that case we use MAC address to identify that, right? For example, if we want to block a particular PC to access the network resources, हमने एक नेटवर्क के अंदर एक पर्टिकुलर कंप्यूटर को ब्लॉक करना है कि ये जो है नेटवर्क को एक्सेस ना कर पाए, ठीक है। तो अगर हम उस पीसी का IP एड्रेस लेते हैं
तो वो पीसी को परमानेंटली ब्लॉक नहीं कर पाएगा. व्हाई? बिकॉज आईपी एड्रेस कैन चेंज whenever we start with the network next time, right? इसका मतलब आईपी एड्रेस कभी भी फिक्स नहीं होते. मैक एड्रेस हमेशा फिक्स होता है. अगर आप नेटवर्क में सब डिवाइसेस को एक बार कनेक्ट करो, ठीक है, फिर नेटवर्क को बंद कर दो, फिर दोबारा से कनेक्ट करो, तो फर्स्ट टाइम में जो आईपी एड्रेस अलॉट होंगे नेटवर्क में डिवाइसेस को, और सेकेंड टाइम में जो आईपी एड्रेस अलॉट होंगे, बोथ विल बी डिफरेंट, बट मैक एड्रेस एवरी टाइम विल बी सेम. सो इन दिस केस, जैसे हमने एक कंप्यूटर को ब्लॉक करना है, तो अगर आप आईपी एड्रेस लेके ब्लॉक करते हो, तो जब तक नेटवर्क कनेक्टेड है तब तक वो ब्लॉक रहेगा. when you disconnect the network, again try to connect it, next time because the IP address will be changed, तो वो blocking हट जाएगी. So to do this, we can block with the MAC address. Once you block with the MAC address, then even if you disconnect the network and connect it again, there is no change, it will be blocked permanently, right? So important thing to remember is IP address settings of the node can be changed anytime, right? And moreover we can also change it anytime. हम लोग भी उसको change कर सकते हैं. MAC address नहीं change होते, ठीक है? Because MAC address are given by the manufacturer at the time of making that device. तो MAC address कौन देता है उस particular NIC को? जब वो NIC की चिप मैन्युफैक्चर होती है उस टाइम पे दिया जाता है, और वी कैन नॉट चेंज इट एंड इट रिमेन सेम थ्रू आउट. इज इट क्लियर? तो आईपी एड्रेस मैक एड्रेस में जो डिफरेंस है बहुत इंपॉर्टेंट है. मेनी टाइम इट इज आस्क्ड इन एग्जाम, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन आईपी एड्रेस एंड मैक एड्रेस, राइट? नाउ वी मूव ऑन टू इंटरनेट. अगर मुझे अपने लैपटॉप पे I want to open a website, right? Let's say I want to open google.com. Now what happen is कि ये जो google.com वेबसाइट है, इसका डेटा किसी ना किसी सर्वर कंप्यूटर में सेव्ड होगा, राइट? नाउ कन्वेंशनली अगर हम बात करें तो उस सर्वर का आईपी एड्रेस क्या है हमें वो पता होना चाहिए. ओनली देन वी कैन एक्सेस दैट डेटा ऑफ google.com. बट हम लोग क्या करते हैं, हम एक ब्राउजर ओपन करते हैं, हम ऊपर लिखते हैं www.google.com एंड वी प्रेस एंटर, ऑटोमेटिकली google.com का पेज अपलोड हो जाता है. अब ये जो हमने नाम लिखा www.google.com, this name is called as domain name, because रीजन इज कि हमें भाई google.com की बजाय हर बार एक आईपी एड्रेस को याद करना पड़े. देखो अगर हम कन्वेंशनली चलें, अगर मान लो ये .com या फिर ऐसे नाम नहीं होते, ये डोमेन नेम्स नहीं होते, तो क्या होना था, कोई भी वेबसाइट ओपन करनी है, उस वो वेबसाइट का आईपी एड्रेस आपको पता होना चाहिए. आप आईपी एड्रेस ऊपर टॉप पे लिखो, सर्च जो एड्रेस बार है, and then press enter, then that website will be opened. But for our convenience, for making it easy for us, instead of remembering IP addresses, we are given with a system जहाँ पे हम एक डोमेन नेम को याद कर लें, और उस डोमेन नेम को हम जैसे ही ब्राउजर में ऐड अप करेंगे, इट इज ऑटोमेटिकली कॉल्ड, राइट? सो google.com ओपन करना है, तो google.com का आईपी एड्रेस क्या है वी डोंट बॉदर अबाउट, हम नहीं देखते हैं भी आईपी एड्रेस क्या है, हम सिर्फ google.com लिखते हैं एंड हमें गूगल का होम पेज आपकी स्क्रीन पे आ जाता है, राइट? अब इसके पीछे सारी बड़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, राइट? नॉट टू कॉम्प्लेक्स, सिंपल है, मैं बताता हूँ, सिंपल सा फॉर्मेट है.
हर डोमेन नेम, जैसे google.com एक डोमेन नेम है, हर डोमेन नेम का कोई ना कोई आईपी एड्रेस जरूर होगा, राइट। अब क्या होता है, जब हम वेबसाइट में ब्राउजर में वी टाइप www.google.com ऑन द टॉप ऑन द एड्रेस बार एंड यू प्रेस एंटर, तो क्या होगा कि जो आपका ब्राउजर है, ब्राउजर मतलब जिस सॉफ्टवेयर के अंदर आप ओपन कर रहे हो, जैसे मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ठीक है, ये जो सॉफ्टवेयर है ये क्या करता है, एक रिक्वेस्ट भेजता है एक सर्वर को, एक कंप्यूटर है, उसको बोलते हैं डोमेन नेम सर्वर। वो डोमेन नेम का हिसाब किताब मेंटेन करता है, ठीक है। तो पहला रिक्वेस्ट जाता है उस डोमेन नेम सर्वर को, जिसको हम डीएनएस भी लिखते हैं इन शॉर्ट फॉर्म, डीएनएस, डोमेन नेम सर्वर। तो ये जो सर्वर एक कंप्यूटर मशीन होती है, इसका काम है किस डोमेन नेम का क्या आईपी एड्रेस है इसका डेटा मेंटेन करना, ठीक है। सो हमारे ब्राउजर ने, मेरे कंप्यूटर के ब्राउजर सॉफ्टवेयर ने डीएनएस को एक रिक्वेस्ट भेजनी है कि google.com का आईपी एड्रेस क्या है वो बताओ, राइट। देन DNS will send the IP address of that particular website, like in our case google.com की IP address क्या है, वो DNS हमें भेजता है हमारे ब्राउजर को, फिर ब्राउजर से उस IP एड्रेस पे रिक्वेस्ट जाती है, ठीक है, क्योंकि नेटवर्क में आइडेंटिफिकेशन कैसे होगी, IP एड्रेसिंग से। तो वो आईपी एड्रेस पे फिर रिक्वेस्ट जाएगी। वो आईपी एड्रेस क्या है, वो आईपी एड्रेस उस कंप्यूटर का है जहाँ पे google.com का सारा डेटा पड़ा है, ठीक है। तो जब उस आईपी एड्रेस पे रिक्वेस्ट करी गई, वहां से फिर वो फाइल्स ट्रांसफर होंगी और वो आपके ब्राउजर के ऊपर आप लोड हो जाएंगे, राइट। सो दिस इज द कंप्लीट प्रोसेस। पहला रिक्वेस्ट डोमेन नेम सर्वर को, डोमेन नेम सर्वर आपको आईपी एड्रेस देगा, डोमेन नेम का क्या है, फिर रिक्वेस्ट जाती है आईपी एड्रेस के पास, फिर उस आईपी एड्रेस से वो डेटा ट्रांसफर किया जाता है। तो दिस इज द वर्किंग, राइट। तो डोमेन नेम्स, this complete process is called as domain name resolution, getting the IP address from the domain names, ठीक है। डोमेन नेम्स का आईपी एड्रेस क्या है, इस पूरी प्रोसेस को हम डोमेन नेम रेजोल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। अब जो डोमेन नेम है, जो वेबसाइट के नाम है, जैसे cbse.nic.in, google.com, राइट, wikipedia.in, इनमें दो कैटेगरीज हैं। बेसिकली वी हैव वन और टू पार्ट्स ऑफ द डोमेन नेम। फर्स्ट इज टॉप लेवल डोमेन, जिसको हम प्राइमरी डोमेन भी बोलते हैं। सेकेंड पार्ट इज सब डोमेन, राइट। टॉप लेवल डोमेन होते हैं जो डॉट के बाद वाली, .com, .edu, .gov, .mil, net, org, जैसे CBSE के केस में .nic, राइट। ये आइडेंटिफाई करती हैं कि ये जो वेबसाइट है ये किस तरह का डेटा इस वेबसाइट में है। .com का मतलब ये कमर्शियल बिजनेस रिलेटेड वेबसाइट है। .edu मतलब जो भी ये वेबसाइट है ये एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की वेबसाइट है। .gov मतलब ये गवर्नमेंट एजेंसीज की है। MIL मिलिट्री, NET नेटवर्क, ORG ऑर्गेनाइजेशन, राइट। सो और जो नाम पहले है, जैसे cbse.nic.in है, NIC हो गया आपका। NIC is basically it's a organization which is managed by government, right? NIC is government organization, जो जितनी भी ऑफिशियल साइट है NIC बनाता है, राइट। राइट, सो NIC द टॉप लेवल डोमेन है। और जो नाम पहले है CBSE जैसे है, तो CBSE इज द
सब डोमेन ऑफ दिस डोमेन नेम। तो शुरू वाला पार्ट सब डोमेन, डॉट के बाद वाला पार्ट टॉप लेवल डोमेन और प्राइमरी डोमेन। ठीक है। समटाइम्स दिस टॉप लेवल डोमेन आल्सो हैज कंट्री एक्सटेंशंस। डॉट आई एन का मतलब है ये इंडियन ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, ऐसे ही अलग अलग कंट्रीज की अलग अलग कंट्री स्पेसिफिक डोमेन्स होती हैं। जैसे जैसे डॉट कॉम की जगह पे कई बार लिखा होता है डॉट को डॉट इन। को डॉट इन का मतलब वही है, को मतलब वो कमर्शियल बिजनेस है, इन मतलब वो इंडिया की है। ऐसे ही एयू ऑस्ट्रेलिया की, सीए कनाडा की, सीए चाइना की, लाइक वाइज। राइट। So this is how domain names are written, and every domain name has one corresponding IP address also, and process of getting the IP address of a domain name is called as domain name resolution. Right? You must know this process. So that's it from this particular topic. Next we have certain terms or terminology used with the internet. Okay. इंटरनेट में कुछ टर्म्स यूज होती हैं, हमें वो पता होने चाहिए। विल स्टडी अबाउट दोस टर्म्स। फर्स्ट इज डिजिटल लिटरेसी। डिजिटल लिटरेसी इज रेजिंग नॉलेज एंड अवेयरनेस अबाउट टेक्नोलॉजी। नॉलेज और अवेयरनेस को बढ़ाना। कौन सी नॉलेज? अबाउट टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी को यूज करने की नॉलेज को इंक्रीज करना डिजिटल लिटरेसी माना जाता है। अब टेक्नोलॉजी में क्या क्या आएगा? कंप्यूटर्स को यूज करना, मोबाइल फोन्स को यूज करना, टेबलेट्स को यूज करना, अदर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को यूज करना। ठीक है। तो इन सब चीजों को यूज करना, उसके बारे में नॉलेज इंक्रीज करना, वी कॉल इट एज डिजिटल लिटरेसी। राइट। अपार्ट फ्रॉम दिस, learning about certain softwares, learning about how to use internet is also called as digital literacy. Right. People try to acquire, analyze, share, create and deliver information. Literate people के लिए क्या है कि जो information है उसको अच्छी तरह, first of all, how will you create it, how will you share it, how will you analyze it, how will you send it to somebody. तो ये सारी प्रोसेस को हम डिजिटल लिटरेसी में काउंट करते हैं। Digital literacy helps the people in various fields like education, social networking, e-commerce, healthcare, tourism, etc. बहुत सारी फील्ड में डिजिटल लिटरेसी हेल्प करती है। ठीक है। इट हेल्प्स द पर्सन हु इज गिविंग अ सर्विस आल्सो, इट हेल्प्स द person who is getting a service. Like if I want to search tourism package, मुझे कश्मीर का टूरिज्म पैकेज ढूंढना है, तो अगर आई एम डिजिटली लिटरेट, I know how to use internet, I know how to use my smartphone or computer, then I'll be called as digital literate. ठीक है। और सिमिलरली जो ऑर्गेनाइजेशन है जो आपको टूरिज्म पैकेज प्रोवाइड कर रही हैं, दे मस्ट ऑल्सो बी डिजिटली लिटरेट। उनको पता होना चाहिए कि इंफॉर्मेशन कैसे डालनी है वेबसाइट पे, कैसे फॉरवर्ड करना है इंफॉर्मेशन। राइट। द प्रोसेस दे मस्ट नो। राइट। Now they can use technology to access massive open online courses. MOOCs इसका शॉर्ट फॉर्म है। अब ये क्या है कि if you want to learn about various software tools or internet or certain hardware technology, if you want to gain digital literacy, a lot of courses are available, right? And इनको हम बोलते हैं मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। ये जो एक्रोनिम है MOOCs, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा गया था।
And in these courses, we'll find the opportunity to study any kind of course, and there is no boundary limitation, there is no time limitation. ठीक है, आप कहीं पे भी घर पे बैठे कोर्स, ऑनलाइन कोर्स है ये, ऑनलाइन कोर्सेज के थ्रू स्टडी कर सकते हैं. Even Government of India, Prime Minister has also taken an initiative to make Digital India platform for everyone so that everybody can easily use the technology, and most of the things or the services are available on online platforms, right? Then we have different internet services. Let's just quickly go through it because the services आप लोगों को पता है ज़्यादातर, and then we'll end the class. A lot of services are available, a lot of applications are available on computer networks, especially on internet, which are part of World Wide Web and all, right? अब इसमें क्या क्या services हैं? एक तो email facility, so we can send a written text message. We can also attach certain multimedia documents with that, picture attach कर सकते हैं, text message भेजना है, साथ में मल्टीमीडिया अटैच करके भेज सकते हैं, वीडियो भेज सकते हैं, ऑडियो भेज सकते हैं, right? And we can send that particular data to one person or many people at the same time, right? And this process of sending mails, they take place with the help of certain applications which are called as web mail applications, जैसे google.com है, sorry gmail.com है, hotmail है, yahoo.yahoomail.com है, right? Sometimes we are also available with certain desktop based applications जो आपको कंप्यूटर्स पे इंस्टॉल करना है, जिनके थ्रू ईमेल्स को हम मैनेज कर सकते हैं, भेज सकते हैं. Examples: Microsoft Outlook, Thunderbird, right? And apart from this, emails uses certain protocols like SMTP, Simple Mail Transfer Protocol, POP3, Post Office Protocol. ये प्रोटोकॉल रूल्स होते हैं जो which helps to transfer mails from one place to another place, right? We can also go with file transfer. इंटरनेट पे फाइल ट्रांसफर करना भी पॉसिबल है. ईमेल्स में सिर्फ मैसेजेस जाते हैं या मल्टीमीडिया कंटेंट जाता है. अगर आपको फाइल ट्रांसफर करना है तो फॉर दैट there is a different set of rules which are called as file transfer protocols, FTP protocols, which helps you transfer a file from one device to another device. ठीक है, a client can download and upload file to a server. Another service is Telnet, remote login. Telnet सर्विस क्या है कि आप अपने सिस्टम पे बैठे हो और आप किसी दूसरे सिस्टम की फाइल्स को एक्सेस कर सकते हो. दूसरे सिस्टम की फाइल्स को अपने सिस्टम पे बैठ के ओपन करना या एक्सेस करना, तो इसको हम टेलनेट सर्विस बोलते हैं या रिमोट लॉगिन बोलते हैं. टर्मिनल नेटवर्क भी इज द एक्रोनिम ऑफ टेलनेट, राइट? सो for that we need to log in with the help of certain credentials. Credential मतलब login ID password के थ्रू हम एक्सेस कर सकते हैं सर्विस को. Lastly we have World Wide Web. World Wide Web क्या है? All sort of information. It's a collection of all sort of information available on internet which are stored in different machines, and these machines are linked with each other. Repository of information on machines spread all over internet and linked to each other. अब ये इंफॉर्मेशन कैसी होती है? टेक्स्ट भी हो सकता है, इमेज भी हो सकता है, वीडियो भी हो सकता है, लिंक भी हो सकते हैं, राइट? So all there are different kinds of data which is deposited in on certain devices, certain machines, right? And these machines are connected to each other with the help of internet. So internet की services को हम basically world wide web में count करते हैं, right? इसमें एक HTTP hypertext transfer protocol use होता है जब भी
आप किसी वेबसाइट को ओपन करते हो तो दैट दिस HTTP helps to transfer those things to your device, right? चलो, I think we'll end up here and we'll do this protocol suites in the next time. ये जो अभी बात कर रहे थे HTTP, SMTP, इनके बारे में we'll try to learn further things and we'll do it in the next class next time, right? I think you all must be aware with the things.